हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें डिस्कस किया था और हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर हम ये डायग्राम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम एडेनिन प्लस शुगर की बात करते हैं तो एडिनोसिन, और अगर हम जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, शुगर है एंड एक फॉस्फेट, उसे हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP। एंड अगर हम 2 फॉस्फेट को कंसीडर करें तो हमारे पास आता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि ADP एंड ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने आपको बॉन्ड के बारे में बताया था कि यहाँ पर अगर जो ऑक्सीजन CH2 के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, और जो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और जब हम जो ATP का हाइड्रोलिसिस है वो करते हैं तो हमारे पास ADP प्लस PI में कन्वर्ट होता है। अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास AMP प्लस 2PI जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। ये हमने डिस्कस किया था। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट्स जो यहाँ पर डायग्राम है वो डिस्कस कर लीजिए क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। जैसे हमने डेल्टा G का वैल्यू समझा था, यानी कि हमने फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को डिस्कस किया था। हमारे पास एंट्रोपी, एंथैल्पी हमने डिस्कस की थी, और जो तो एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हैं उनके बारे में आपको बताया था। तो देखिए हमने आपके साथ लास्ट टाइम एक जो एग्जांपल था, प्लीज़ आप एक बार ये लेक्चर कवर करने के पहले आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझने में मुश्किल होगी। देखिए हमने एक एग्जांपल किया था कि जो भी स्टोर्ड फूड हम लेते हैं, राइट, उनसे हमें हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कराती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास या तो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स या फिर हमारे पास इंजेस्टेड फूड्स, राइट। जो हमने लिया है ये सोलर फोटोन्स, ये क्या कराते हैं, उससे हमारे पास कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस पाथवे जिसे हम बोल रहे हैं एक्सर्गोनिक, राइट। ये याद रखिएगा, कैटाबोलिक रिएक्शंस पाथवे जो है वो एक्सर्गोनिक। तो देखिए CO2 NH3H2O और सिंपल प्रोडक्ट्स या फिर प्रिकर्सर्स। यहाँ पर किसका ये, अब ये प्रिकर्सर्स यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई, एनाबोलिक रिएक्शंस पाथवे, राइट। और ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास एंडरगोनिक रिएक्शंस होंगी। जो एनाबोलिक रिएक्शंस पाथवे हैं वो एंडरगोनिक, राइट। और उससे हमें जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम अदर सेलुलर वर्क्स, राइट, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, मैकेनिकल वर्क्स और ऑस्मोटिक वर्क्स, तो ये परफॉर्म होता है। देखिए जो हमने आपको बताया था कि अगर डेल्टा G1 का वैल्यू इज़ पॉजिटिव, राइट, और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ADP कन्वर्ट हुआ ATP में, राइट। ATP का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें ADP मिलता है, राइट। तो ये हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेल्टा G1 इज़ पॉजिटिव। अगर हम मान लीजिए कोई एक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर G1 पॉजिटिव है तो हमने आपको बोला था कि वो रिएक्शंस एंडरगोनिक रिएक्शंस होगी। अगर जो फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन जो है वो एक्सर्गोनिक होगी। ये आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एंजाइम काइनेटिक्स में। देखिए हमने आपको एंजाइम में डिस्कस किया था कि कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो एंजाइम में एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं। तो ये लिस्ट जो है, ये टेबल की लिस्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है और क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं कि एंजाइम्स में आपको एक एंजाइम का नाम दे दिया जाएगा कि इसमें किस टाइप का, और बहुत मैं आपको जब कलेक्ट करके क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आप बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो ओनली इसी टेबल पर बेस्ड हैं कि आपको एंजाइम्स दे दिए जाएंगे और उनका कोफैक्टर आपको मैच करने के लिए आएगा, या फिर कोफैक्टर आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन में तो आपको बताना होगा। तो देखिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। जो कॉपर है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है। हमारे पास जो फेरस और फेरिक आयंस, जो आयरन होता है वो जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज ये यूज़ करते हैं एज अ कोफैक्टर। पोटेशियम पायरुवेट काइनेज। मैग्नीशियम जो होता है वो हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और पायरुवेट काइनेज, राइट। मैग्नीज हमारे पास होता है आर्जिनेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, रिडक्टेज, ये एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है। मोलाब्डिनम हमारे पास डाइनाइट्रोजिनेज, निकिल यूरिएज, राइट। सेलेनियम जो होता है हमारे पास ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एज अ कोफैक्टर यूज़ करता है। और जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये एंजाइम यूज़ करते हैं। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट कर लीजिएगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आपको रिवाइज करते रहना है।
और देखिए यहाँ पर हमने आपको एंजाइम्स की क्लासेस बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो हमारे पास एंजाइम की क्लासेस होती हैं हमने 7 बताई थी, यहाँ पर 6 ही मेंशन है, तो 7 जो है वो रिसेंटली ऐड की गई है। तो फर्स्ट क्लास हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेज थी जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ट्रांसफिरेजेज जो होते हैं उनमें ग्रुप ट्रांसफर होता है रिएक्शंस में। हाइड्रोलिसिस जो होते हैं उसमें हाइड्रोलिसिस परफॉर्म होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस, राइट। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, राइट। लाइएजेस जो होते हैं उसमें हमारे पास एडिशन होता है ग्रुप का टू डबल बॉन्ड्स और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स बाय रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, राइट। और यहाँ पर हमारे पास आइसोमरेजेस जो होते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ ग्रुप होता है विद इन मॉलिक्यूल जिससे हमें आइसोमेरिक फॉर्म मिलती है। लाइगेजेस हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ CC, CS या CO इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो ये टेबल भी आप रिवाइज करते रहिएगा। यहाँ डायग्राम में हमारे पास सबस्ट्रेट है, ट्रांजिशन स्टेट है, प्रोडक्ट है। अगर हम विदाउट एंजाइम की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, राइट। ये इसका जो कैटालिसिस रिएक्शन हैं, देखिए एक रिएक्शन हमारे पास आती है कैटालाइज्ड रिएक्शन, एक होती है हमारे पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस का मीन्स ये है कि अगर एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, विदाउट एंजाइम जो है वो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। अगर हम कैटालिसिस की बात करते हैं तो कैटालाइज्ड रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में परफॉर्म होती हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा और रिवाइज कर लीजिए। देखिए हमने आपको एंजाइम्स का जो क्लासिफिकेशन था, को फैक्टर्स थे, वो हमने आपको बताए थे। हमने आपको को फैक्टर अभी अभी बताएंगे, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम्स, जो एंजाइम्स की मतलब मोस्टली एक्टिविटी जो होती है वो उसकी प्रेजेंस किस पर डिपेंड करती है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल जिसे हम को फैक्टर्स बोलते हैं, को फैक्टर पर डिपेंड करती है, राइट। कुछ सच एन एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर, और अगर कोई भी एंजाइम विदाउट को फैक्टर है तो हम उसे क्या टर्म बताई थी हमने आपको, एपो एंजाइम हम बोलते हैं। और द कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम, जिस जो कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम होता है उसे हम बोलते हैं होलो एंजाइम, ठीक। देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर, अगर एपो एंजाइम तो विदाउट को फैक्टर, अगर हम उसमें को फैक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास होलो एंजाइम आ जाता है, राइट। ये सब इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने आपको बताई थी। चलिए अब हैंड रिटन नोट्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, ये अभी हमने आपको बताया। सबस्ट्रेट, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट हुई और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। और यही एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पर जो हमारे पास ये हमें मिली है, राइट। तो ये हमारे पास डेल्टा G फॉर द रिएक्शंस, यानी कि ये फ्री एनर्जी चेंज है किसी भी रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हाउ एंजाइम ऑपरेट्स, राइट। यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं वो कैसे जो रिएक्शंस हैं उन्हें कैटालाइज्ड करते हैं। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो अच्छा समझ में आएगा। देखिए केयरफुली सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आई, ठीक। और हमने ट्रांजिशन स्टेट भी आपको डिस्कस की थी, यानी कि पूरी तरह से जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, राइट। तो ये हमने अभी आपको बताया, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये डेल्टा G फॉर द रिएक्शन, यहाँ से हमारे पास जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ये उसकी डेल्टा G है, ठीक। अब देखिए ये माइंड में रखिएगा। अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ डायग्राम को हम कह रहे हैं कि ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी कि ये एंजाइम की परफॉर्म में हो रही है, और यहाँ पर देखिए हमने दिखाया भी है कि सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स बना, ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम। तो अब इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, राइट। हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पर ज़्यादा थी। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो देखिए हमने आपको यही बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, राइट। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, ठीक। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, बट एक डिफरेंस और है, देखिए यहाँ पर डेल्टा G फॉर द रिएक्शन,
आपको इसमें कोई डिफरेंस दिखाई दिया? देखिए यहाँ फर्स्ट में देखिए एंड सेकंड, यहाँ देखिए ये दोनों इस पॉइंट पर, यहाँ आपको कोई डिफरेंस हुआ दिखाई दिया? कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई भी रिएक्शन कैटेलाइज्ड है या अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो एंजाइम्स जो होते हैं वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ना कि उसकी कोई भी फ्री एनर्जी में उस कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर भी सेम है एंड यहाँ पर भी सेम है, राइट। तो ये आपको समझ आया। अब देखिए हाउ डू एंजाइम, अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम कर रहे हैं, राइट। कुछ तो होगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्ट करा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टर्म आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। देखिए जब हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शंस होता है, राइट, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन हुआ तो जो एनर्जी रिलीज हुई एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग से, उसे हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी, राइट। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, यहाँ सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, तो दिस बाइंडिंग एनर्जी लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बना, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, तो ये बाइंड करने से एंजाइम और सबस्ट्रेट के, तो जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हमें किससे मिल रही है? तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन से, ठीक। यहाँ ये जो था आपको क्लियर हो गया होगा। एंड व्हेन बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमल, अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कब मैक्सिमल होगी? तो मैक्सिमल बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, हमने आपको बुक्स में भी ये डायग्राम आपको शो कराया था। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमारे पास एंजाइम जो है वो फ्री हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। अब देखिए मैक्सिमल इंटरेक्शन डेवलप व्हेन ES, यानी कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इन ट्रांजिशन स्टेट। देखिए पहले तो हम कह रहे थे कि हमने जो अभी आपको डायग्राम दिखाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री टू सबस्ट्रेट, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमल बाइंडिंग एनर्जी कब होगी, है ना? तो वो तब होगी जब हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास मैक्सिमल बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक। अब हमारे देखिए मैक्सिमम इंट्रैक्शन अकर व्हेन द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द ट्रांजिशन स्टेट। और जब हमारे पास मैक्सिमम, अगर हम बोले कि इंट्रैक्शन कब होता है, तो मैक्सिमम इंट्रैक्शन हमारे पास डेवलप होगा जब ट्रांजिशन स्टेट अचीव होगी, यानी कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम का ट्रांजिशन स्टेट होगी, जब हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मैक्सिमम इंट्रैक्शन होगा सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, और मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, राइट। देखिए अब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के रेट को जो है वो कम करती है, राइट। रिएक्शन का रेट अगर कम होगा तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो फास्टली जो है वो परफॉर्म होगी। अब देखिए हाउ एंजाइम ऑपरेट्स, जो हमने आपको बताया था, एक्सीलरेट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये करते हैं, राइट। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। डज नॉट चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, अभी आपको जस्ट बताया है कि फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। डू नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम, और ना ही किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं। हमने आपको इक्विलिब्रियम स्टेट भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, राइट, कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है और किस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। तो डू नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर कैटालिटिक स्ट्रैटेजीज, जो हमारे पास कैटालिटिक स्ट्रैटेजी होती है, एंजाइम फॉलोइंग मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी टू कैटालाइज स्पेसिफिक रिएक्शंस। जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए कुछ कॉमन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास आता है कोवलेंट कैटालिसिस, सेकंड जर्नल एसिड बेस कैटालिसिस, थर्ड होता है मेटल आयन कैटालिसिस, और फोर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज़ इन्हें केयरफुली जो है वो समझिएगा।